2023 में सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बदला था। पहले की व्यवस्था में चीफ जस्टिस भी सिलेक्शन पैनल में होते थे। कानून बदला तो विपक्ष के नेता को जगह दी गई। तब राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से राजनीति भी पलट गई। राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। नए कानून के मुताबिक सिलेक्शन पैनल में राहुल गांधी भी आ गए। नए कानून के मुताबिक ही पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई। राहुल ने सिलेक्शन के समय विरोध जताया था। संसद में भाषण देते हुए उल्हाना भी दिया था कि ऐसे ही चलाना है तो मेरी क्या जरूरत। तब कहां किसे पता था कि राहुल और ज्ञानेश कुमार की लड़ाई किस लेवल पर चली जाएगी। पूरा 2025 का जो साल है वो लगभग बीत गया। राहुल और ज्ञानेश कुमार की लड़ाई देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गई। लड़ाई तो पुराने सीईसी राजीव कुमार से भी थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार के आने के बाद हद ही हो गई। क्या है ज्ञानेश कुमार की कहानी? कैसे साल भर राहुल और कांग्रेस के निशाने पर रहे सीईसी ज्ञानेश कुमार और कैसे राहुल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विपक्ष को किया एकजुट, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस खास ईयर एंडर वाले एपिसोड में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। राजीव कुमार के समय से शुरू होकर अब ज्ञानेश कुमार की लीडरशिप में चुनाव आयोग की थू-थू लगातार होती रही। हालात ऐसे बने कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डंके की चोट पर देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। वैसे तो राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम पर शुरू से ही निशाना साधते रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार रडार पर सीधे तब से आ गए जब बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की वजह से देश भर में सियासी घमासान छिड़ गया। 7 अगस्त को राहुल ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वोट चोरी के आरोप लगाए और एक एक कर इसके उदाहरण भी दिए। राहुल टीवी स्क्रीन लगाकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की फोटो दिखाकर अपनी बात कहते हैं। इस वक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके साथ संधू चुनाव आयुक्त हैं। तीसरे चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी, जिन्होंने फरवरी 2025 में ज्वाइन किया। जोशी लोकसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग में नहीं थे, इसीलिए विवादों से भी बचे रहे, लेकिन विपक्ष के सीधे निशाने पर पूरे साल भर ज्ञानेश कुमार बने रहे। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की। राहुल गांधी की लड़ाई केवल चुनाव आयोग से नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मानो चुनाव आयोग का जीना हराम ही हो गया था। इतना सब हुआ तो फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया और वोट चोरी के आरोपों को भी निराधार बताया। साथ ही बिना नाम लिए राहुल गांधी को हलफनामा दायर करने या देश से माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए। वोट चोरी के आरोप विपक्ष और राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन के बाद भी लगाए। निशाने पर रहे ज्ञानेश कुमार। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया और चुनावी प्रक्रिया में बड़े खुलासे करने की बात कही। राहुल ने कर्नाटक समेत देश की कई सीटों पर हुए चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए और इसे सुनियोजित वोट चोरी करार दिया। इन आरोपों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई मौकों पर राहुल गांधी पर पलटवार करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके जवाब ज्यादातर गोलमोल रहे। ज्ञानेश कुमार ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाने से परहेज किया और ज्यादातर मामलों में चुप्पी साधे रखी। चुनाव आयोग की ओर से राहुल के आरोपों पर कोई ठोस जवाब सामने नहीं आ पाया और सरकार भी इस पूरे विवाद में ज्ञानेश कुमार के बचाव में खुलकर आगे नहीं आई। ज्ञानेश कुमार कोई छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, उनकी गिनती देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स में से होती है, जो कि सबसे क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ज्ञानेश का पूरा करियर कांग्रेस और लेफ्ट सरकारों के लिए काम करते हुए बीता। बीजेपी से परिचय तो तब हुआ जब सेंटर में पोस्टिंग होने लगी। ज्ञानेश कुमार की कहानी जरा सुनने समझने लायक है। पूरा परिवार आईएएस अफसरों और डॉक्टरों से भरा पड़ा है। उनकी बेटी भी मेधा रूपम आईएएस है और
हाल ही में दिल्ली से सटे नोएडा की डीएम बनी थी। इतने पढ़े, इतनी डिग्रियां ली कि पूछिए मत। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की डिग्री हासिल की। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी डिग्री ली। इतना सब करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने 1988 में आईएएस की सरकारी नौकरी करने के लिए सिविल सर्विसेज की सबसे कड़ी परीक्षा पास की। 1988 में जब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईएएस बने तो उन्हें केरल कैडर अलॉट हुआ। ज्यादातर करियर का टाइम केरल में ही बिताया। केरल में पहली पोस्टिंग में अडूर के सब कलेक्टर बने, फिर धीरे धीरे किस्म किस्म के डिपार्टमेंट्स में हेड करते रहे। उन्होंने कई ऐसे पद संभाले जिनका डेजिग्नेशन एमडी था। केरला स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर SC/ST त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट डेवलपमेंट में भी उन्होंने काम किया। केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी वो एमडी रहे। कोचिन नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर भी वो रहे। एर्नाकुलम के कलेक्टर रहने के बाद दिल्ली में केरल सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर बने। सेक्रेटरी लेवल पर फाइनेंस से लेकर सिविल सप्लाईज भी संभाली। हर आईएएस को होम कैडर में बरसों बिताने के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार के पद भी संभालने पड़ते हैं। ज्ञानेश कुमार पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डिफेंस, होम, कोऑपरेटिव की सीनियर पोस्ट पर पोस्टेड रहे। यहीं उनका आमना सामना अमित शाह से हुआ। ज्ञानेश कुमार ने 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अमित शाह ही खोज कर लाए थे। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हुई तो उसके बिल बनाने की ड्राफ्टिंग में भी ज्ञानेश कुमार शामिल रहे। जब रिटायर हुए तब अमित शाह वाली कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ज्ञानेश कुमार ने पूरा करियर बिना विवाद के बिताया। कभी सोचा नहीं होगा कि रिटायर होने के बाद उन्हें इतने चैलेंजिंग टास्क का सामना करना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते, विपक्ष के सामने झुक नहीं सकते। ज्ञानेश कुमार देश के पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट जॉब में उन्हें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद मिला। 14 मार्च साल 2024 को चुनाव आयुक्त बने। 15 मार्च को सीईसी का प्रमोशन मिला और अगले दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की डेट भी अनाउंस कर दी थी। देश की नई व्यवस्था के मुताबिक अब 3 लोगों की कमेटी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। पहले चीफ जस्टिस कमेटी में होते थे। सरकार ने सीजेआई को हटाकर पीएम मोदी, एक कैबिनेट मंत्री के कोटे से अमित शाह और विपक्ष के कोटे से राहुल गांधी की कमेटी बनाई थी। कमेटी में सरकार का पलड़ा 2-1 से भारी रहता है। जिस कमेटी ने ज्ञानेश कुमार को चुना उसमें राहुल गांधी भी ऑफिशियली शामिल थे। जब मीटिंग में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया जा रहा था, उसमें राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन उन्होंने नियुक्ति का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो कानून बनाया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से भी मना कर दिया, लेकिन केस चल रहा था। राहुल ने इसी आधार पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का विरोध किया था। हालांकि सरकार परंपरा के हिसाब से चली। सीईसी के रिटायरमेंट के बाद सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी बनाया गया, लेकिन सब कुछ नए कानून के हिसाब से ही सेट हुआ। 2025 का साल राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ लगभग रहा। साल भर देश की राजनीति में वोट चोरी के मुद्दे और राहुल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सनसनी मची रही। विपक्ष लगातार सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करता रहा। अगर आने वाले दिनों में संसद के दोनों सदनों में सीईसी को हटाए जाने का प्रस्ताव पास होकर उस पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती तो ज्ञानेश कुमार का रिटायरमेंट साल 2029 में होना है। लेकिन उससे पहले उन्हें देश में दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में चुनाव कराने होंगे। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी ज्ञानेश कुमार को ही कराना होगा, लेकिन ये सब तब जब वो विपक्ष की जद्दोजहद के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं। चर्चित चेहरा के खास ईयर एंडर वाले इस एपिसोड में ज्ञानेश कुमार से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।